नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में मैं आपके साथ बात करूंगा कि आखिरकार बिहार में होने वाले उपचुनाव में क्या हो रहा है। जो वोटिंग परसेंटेज है उसको देख करके क्या समझा जा सकता है और जो वोटिंग प्रतिशत है वो किस बात को इंडिकेट करता है, यह भी समझना बेहद जरूरी है। और जहां तक झारखंड का सवाल है तो 1 बजे तक 46% मतदान हुआ है। इसका मतलब बहुत साफ है कि वोटिंग प्रतिशत जिसकी उम्मीद लगाई जा रही थी वो बहुत अच्छी नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री बिहार पहुंचकर लोगों को विकसित झारखंड के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करने की अपील करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वोटिंग प्रतिशत 46% के आसपास ही रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार झारखंड में किसकी सरकार बनने जा रही है, यह भी बड़ा गंभीर सवाल है। और बिहार में जो उपचुनाव हो रहा है उसमें क्या आरजेडी लेड अलायंस अपने 3 सीटों को बरकरार रख पाएगी या एनडीए बाजी मार लेगी, या फिर जनसुराज पार्टी अपना मजबूत प्रेजेंस दिखाएगी। कई तरह के सवाल हैं जिनके जवाब लोग जानना चाहते हैं। क्योंकि आपको बता दें, तरारी की लड़ाई बहुत दिलचस्प बताई जा रही है। रामगढ़ में जगदानंद सिंह के बेटे खड़े हैं, वो लड़ाई भी बेहद दिलचस्प बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि बीएसपी जोरदार परफॉर्मेंस दिखाने वाली है। जहां तक बेलागंज का सवाल है तो मोहम्मद अमजद जो कि जनसुराज पार्टी से मैदान में उतरे हैं, उनकी मौजूदगी की वजह से आरजेडी का समीकरण बिगड़ सकता है। और इमामगंज के बारे में कहा जा रहा है कि वहां दीपा मांझी के पक्ष में मामला बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन परिणाम क्या होगा वो अभी कह पाना बहुत मुश्किल है। पर दीपा मांझी आगे दिखाई पड़ रही हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं। ऐसे में गंभीर सवाल उठता है कि क्या जो बिहार में दिखाई पड़ रहा है क्या वही झारखंड में होगा, क्योंकि झारखंड को लेकर के भी तरह तरह की बातें कही जा रही है। तो आइए पहले हम आपको दिखाते हैं कि झारखंड में मतदान को लेकर के क्या कह रहे हैं हेमंत सोरेन। आप अपने घर से निकलिए और आकर के अपने मतदान का प्रयोग करिए और सरकार गठन में अपनी भागीदारी निभाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोगों ने लोकतंत्र के इस पर्व को अपना एक महत्वपूर्ण पर्व के रूप में लिया। आज हम लोगों ने अपने अपने मतदान केंद्र में जाकर के अपने मतों को प्रयोग किया और मैं राज्य के हर एक नागरिक से अपील करता हूं कि इस महापर्व को और इस लोकतंत्र के इस व्यवस्था को हम लोग और मजबूत करें। बरसों बरस से चलने वाली और जब तक ये देश रहेगा ये लोकतंत्र का पर्व हम सबको मनाना चाहिए और मजबूत करना चाहिए। चलिए, तो ये झारखंड में हेमंत सोरेन कह रहे थे और उनकी पत्नी भी कह रही थी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आएं, वोट करें और मजबूत सरकार बनाएं। सवाल यह उठता है कि इनकी अपील और प्रधानमंत्री की भी अपील लोगों तक किस हद तक पहुंचती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको बता दें कि बिहार में भी उपचुनाव हो रहा है, 4 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा है। उसके नतीजे क्या आएंगे ये भी बहुत कुछ इंडिकेट करेगा कि बिहार में साल 2025 में क्या होने जा रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्याम किशोर चौबे जी हैं, प्रियदर्शी रंजन जी हैं, विनय कुमार जी हैं और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चौबे जी, मैं आपके पास सीधा आना चाहता हूं और मैं आपसे यह समझना चाहता हूं कि कहा जा रहा है कि झारखंड में महिलाएं बड़ी संख्या में निकल करके वोट कर रही हैं। यह क्या इंडिकेट कर रहा है? यह इंडिकेट कर रहा है कि हेमंत सोरेन का पलड़ा भारी है या जो गोगो दीदी योजना है उसके पक्ष में वोट पड़ रहा है। क्या समझा जाए इसको? क्योंकि बहुत लोग कह रहे थे झारखंड में परिवर्तन की हवा बह रही है, बीजेपी जोरदार माहौल बना रही थी, पर यह पहले चरण का जो मतदान है वो क्या इंडिकेट कर रहा है?
देखिए, झारखंड में एक तो खासियत यह है कि कई सीटों पे महिलाओं की संख्या, महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक है। दूसरी बात कि ओवरऑल झारखंड में महिला पुरुष आबादी लगभग बराबर है, बहुत कम का अंतर है। तीसरी बात कि इसमें दो चीजें मैं और जोड़ना चाहूंगा, फिर आपके सवाल पे आऊंगा कि इस बार 2 लाख से अधिक बैलेट वोट्स पड़े हैं। और एक दूसरी बात यह है कि इस बार झारखंड में चुनाव दिवाली और छठ के ठीक बाद पड़ा है। और यहाँ से अभी का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कोरोना काल में बताया गया था कि लगभग 15 लाख लोग अलग अलग कार्य करने के लिए, मतलब छोटे मोटे काम करने के लिए, दर्जी का काम करने के लिए, वेल्डर का काम करने के लिए, मिस्त्री का काम करने के लिए बाहर गए हैं। उसमें लगभग 11-12 लाख की उस समय वापसी हुई थी। तो दिवाली और छठ में उसमें बहुत सारे लोग आए होंगे। ये दोनों पर्व झारखंड में बहुत बढ़िया से मनाया जाता है। तो मेरा अंदाज है वो लोग भी रुक गए होंगे वोट के चलते। तो वोट परसेंटेज ओवरऑल मेरी समझ से बढ़ना चाहिए, ऐसे भी वोटर्स बढ़े हैं। जहां तक महिलाओं की बात है, तो एक चीज और आपने गौर किया होगा, अभी मैं देख रहा था जो निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया है 1:30 बजे तक का वोटिंग पैटर्न, उसमें शहरों में वोट परसेंटेज बहुत कम है और गांव ग्रामीण इलाकों में ज्यादा वोट परसेंटेज है। उसके बाद जैसा कि आप बता रहे हैं कि महिलाओं का टर्नआउट ज्यादा हुआ है, तो गोगो दीदी योजना जो है वो अभी अमल में लाई नहीं गई है। पहली बात, कहा गया है कि सरकार बनेगी तो देंगे। उसके पहले हेमंत सोरेन की सरकार कह चुकी है कि हमारी सरकार बनी तो हम गोगो दीदी योजना से भी ज्यादा देंगे, और उन्होंने इस बाबत कैबिनेट डिसीजन ले लिया है। और जहां तक अभी मैया सम्मान योजना की बात है, तो उसमें जो सरकार द्वारा अभी कई जगह पोस्टर लगाए गए हैं कि उससे 57 लाख महिलाएं लाभान्वित हो चुकी हैं ऑलरेडी। तो ऐसे में ये समझा जा सकता है कि वे उनका टर्नआउट किस लिए हुआ है। इसमें एक सवाल मैं खड़ा करता हूं आप सभी के सामने कि जो वर्तमान सरकार है उसने कहा है कि हम दिसंबर से 2500 रुपए महीने देंगे गोगो दीदी योजना में। भाजपा ने वादा किया है अपने घोषणा पत्र में भी कि हम लोग 2100 देंगे। इन केस अच्छा, और दोनों भी देंगे तो दिसंबर से ही देंगे, नवंबर से देने का सवाल नहीं है। तो क्या भाजपा की सरकार बनेगी तो वो गोगो दीदी योजना पे अमल करेगी या हेमंत सोरेन सरकार द्वारा पारित कैबिनेट प्रस्ताव पे अमल करेगी? एक कंफ्यूजन है। बिल्कुल 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 आपने ये सवाल उठाया है, लेकिन चलिए बिहार का ताजा अपडेट भी लोगों को बता दें। 1 बजे तक 34.77% मतदान हुआ है। तरारी में 30.9, रामगढ़ में 34.43, इमामगंज में 38.17 और बेलागंज में 35.51% मतदान। तो इस मतदान का मतलब क्या है विनय जी? क्या बिहार के लोग उपचुनाव को लेकर के बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं है, यह समझा जाए? और इमामगंज में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है, इसका मतलब क्या समझा जाए? ये जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी के पक्ष में है या विरोध में? देखिए, जहां तक वोटिंग परसेंटेज का सवाल है तो आप इसको देखिए कि ये जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है, उपचुनाव बिहार में, वो 1 साल से कम अवधि के लिए हो रहा है। इसी महीने अक्टूबर में, अगले वर्ष अक्टूबर नवंबर में विधानसभा का चुनाव है, आम चुनाव जो 5 सालों में होता है। तो इसकी अवधि 10 महीना, 11 महीना, उसके पहले 1-2 महीना आचार संहिता। तो ये जो विधायक चुनकर भी जाएंगे तो उनको लाभ, अपना व्यक्तिगत लाभ मिलेगा, वो अपना उनको पेंशन मिल जाएगा, उनका जीवन में स्वास्थ्य बीमा वगैरह का लाभ मिल जाएगा। व्यक्तिगत रूप से वो कोई बहुत ज्यादा काम करने की स्थिति में नहीं रहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि मई के बाद जून महीने में बरसात आ जाता है, 2-3 महीने काम सारा ठप रहता है विकास का, इसलिए इनको बहुत ज्यादा, तो हो सकता है इसके कारण मतदाताओं में बहुत ज्यादा उत्साह न हो। दूसरी तरफ झारखंड में भी और बिहार में भी हम लोग देख रहे हैं कि जो उग्रवाद प्रभावित इलाका रहा है,
वहां चूंकि विकास की किरण पहुंची है, वहां प्रधानमंत्री की जो योजना है, जो राज्य सरकार की योजना है, उसका लाभ पहुंचा है। इसलिए उग्रवाद प्रभावित इलाके में काफी मतदान हो रहा है। झारखंड में भी अगर आप देखेंगे तो उग्रवाद प्रभावित इलाके में काफी मतदान हो रहा है। बिहार में भी अगर आप देखेंगे तो इमामगंज उग्रवाद प्रभावित इलाका रहा, वहां वोटिंग परसेंटेज कह रहे हैं आप बेहतर है। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं ये प्रतीक है कि अब पहले के जमाने में अगर आप देखेंगे तो लोग भूख से बहुत बड़ी संख्या में मौत होती थी। झारखंड में भी चंद्रकिशोर चौबे जी हैं, जिस इलाके से आते हैं उस इलाके में भी बड़ी घटनाएं होती है। अब वो घटनाएं बंद हो गई, अब कोई भूख से नहीं मरता है। तो ये एक चेंज हुआ है, क्योंकि अब बहुत सारी योजनाएं हैं जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है। अनाज मुफ्त में मिल रहा है प्रधानमंत्री योजना नहीं, वो बात बिल्कुल। अब आप एक चीज देखिए, जो झारखंड निर्माण के बाद गुमला जिले का कुरुगढ़ एक इलाका है जहां 7 मतदान केंद्र है। आज तक झारखंड निर्माण के बाद वहां मतदान नहीं हुआ, पहली बार वहां मतदान हो रहा है और बड़ी संख्या में लोग मतदान करने जा रहे हैं। इसी तरह का एक और इलाका है मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 254 प्राथमिक विद्यालय कोलबंगा था, मतदान केंद्र संख्या 255 उत्क्रमित विद्यालय रवांगा। नक्सलियों ने वहां मतदान बहिष्कार का अपील किया, पोस्टरबाजी भी उन्होंने किया, लेकिन सीआरपी ने उन पोस्टरों को हटाया और बड़ी संख्या में लोग मतदान कर रहे हैं। तो ये दर्शाता है। और आदिवासी इलाका में देखिएगा, जहां आदिवासियों की बहुलता है, उस इलाके में देखिएगा, उन जिलों में आप देखिएगा खूंटी वगैरह में 1 बजे तक 50% से ज्यादा हो गया, लोहरदगा में 50% से ज्यादा हो गया। तो जो इलाका जो आदिवासी बहुल इलाका है, उन इलाकों में घाटशिला में 53% से अधिक हो गया। तो इन इलाकों में बहुत ज्यादा मतदान हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र के लिए बड़ा शुभ है और इससे लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। नहीं, मजबूती मिलेगी बिल्कुल। हम आते हैं ये जो मतदान प्रतिशत है, ये सवाल मैंने आपसे किया, झारखंड में क्या हुआ, बिहार का जो मतदान प्रतिशत है वो क्या इंडिकेट करता है। लेकिन डॉक्टर संजय, मैं आपके पास आना चाहूंगा। तरारी में मत प्रतिशत बहुत कम है और तरारी में लड़ाई भी हुई है, कुछ लोगों का सिर भी फूटा है, हिंसक वारदात की घटना कुछ सामने आई है। बड़ा सवाल यह है कि बिहार के उपचुनाव में आप देखें तो सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े नाम के सुपुत्र या बहु चुनावी मैदान में। आपको क्या लगता है, ये लोग अपना रसूख बचा पाएंगे क्या? क्योंकि दीपा मांझी की चर्चा बहुत जोरों पर है कि भाई जीतन राम मांझी का प्रेस्टीज स्टेक पर है, वही हालत सुरेंद्र यादव का है। ताजा खबर आपको बेलागंज से क्या मिल रहा है? ताजा खबर आपको इमामगंज से क्या मिल रहा है? तरारी में इतना कम प्रतिशत वोटिंग का मतलब क्या है? और रामगढ़ की स्थिति आपको क्या पता चल रही है? क्या रामगढ़ में जगदानंद सिंह के बेटे लड़ाई में हैं या लड़ाई से बाहर हैं? तरारी में क्या विशाल प्रशांत जीत रहे हैं या जो राजू यादव हैं उनकी जीत होगी? क्योंकि वहां से आरा से एमपी भी सुदामा प्रसाद बने हैं, मतलब सीपीआई एमएल जीती है। और जहां तक सुरेंद्र यादव के बेटे का सवाल है, उनकी जीत हो रही है या वो कमजोर पड़ रहे हैं? क्योंकि वो इतना महत्वपूर्ण सीट दिखाई पड़ता है कि वहां ओसामा तक चुनाव प्रचार करने गए, लालू प्रसाद कैंपेन करने गए। सबको डर, आरजेडी में खास तौर पर इस बात का डर है कि मुसलमानों के वोट में सेंधमारी जन स्वराज पार्टी कर सकती है, क्योंकि मोहम्मद अमजद को उम्मीदवार बनाया गया है। तो मैं आपसे यही पूछ रहा हूं कि स्थिति क्या है चारों जगह की? देखिए, सबसे अधिक मतदान का प्रतिशत इमामगंज का है और वो नक्सल प्रभावित इलाका है। तो हम समझते हैं कि ठीक है, वो बहुत देर तक वहां मतदान नहीं होगा, 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया को समाप्त कर दी जाएगी संभवतः। तो हम समझते हैं कि अधिक से अधिक लोग निकल करके मतदान कर रहे हैं और दीपा मांझी की स्थिति अच्छी है। कयास तो नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि गुप्त मतदान होता है। एक रुझान पता चलता है, जो मत दे करके लोग बाहर निकलते हैं उनके फेशियल अपीयरेंस से, और अब वो भी इतने मैच्योर्ड हो गए हैं कि वो बताते नहीं। लेकिन दीपा मांझी अच्छी स्थिति में है। वहां बेलागंज में सुबह से ही बड़ी बड़ी और लंबी लंबी कतारें लगी हुई है और बेलागंज में
न केवल मोहम्मद अमजद बल्कि AIMIM के भी कैंडिडेट हैं। इमामगंज में भी AIMIM के कैंडिडेट हैं। और कल भी मैंने कहा था कि बहुजन समाज पार्टी ने भी बिहार के बाई इलेक्शन में 4 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारा है। तो जनसुराज नहीं बल्कि AIMIM, बहुजन समाज पार्टी और निर्दलीय तो हैं। 38 लोग मैदान में हैं चारों बाई इलेक्शन, उसमें 33 पुरुष हैं, 5 महिला हैं। तो बेलागंज की लड़ाई थोड़ी टफ दिख रही है। ठीक है, ओसामा गए, लालू प्रसाद गए, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वहां से वो मोहम्मद अमजद के पक्ष में भी लोग मतदान कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके लोग किनारे हो गए और फिर बीजेपी की वजह से सुरेंद्र यादव के बेटे को उसका पूरा लाभ मिल गया है, ऐसी बात नहीं है। सुरेंद्र यादव के बेटे तो हैं ही लड़ाई में, क्योंकि सबसे ज्यादा वहां यादव मतदाता है, उसके बाद दूसरे नंबर पर मुस्लिम मतदाता है। तो मोहम्मद अमजद के लोग भी कतारों में खड़े हैं और मतदान कर रहे हैं। तो ट्रायंगुलर फाइट वहां है। जहां तक तरारी की बात है, मत परसेंट भी बहुत कम है, 30% के करीब की हमें भी खबर थी। वहां आमने सामने की टक्कर है विशाल प्रशांत और राजू यादव के बीच। चूंकि राजू यादव वहां माले का नेतृत्व करते हैं, तो एक वहां गोलबंदी दूसरे तरह की होती है। अगर विशाल प्रशांत है तो केवल वो भाजपा के ही कैंडिडेट नहीं हो जाते हैं, बल्कि वो कैंडिडेट जो हैं वो हो जा रहे हैं एक तरह से जो वहां का जो किसानों के खिलाफ का जो एक समूह होता है, उनका वो नेतृत्व करने लगते हैं। और इस वजह से स्वतः इधर एक गोलबंदी बन जाती है और उस गोलबंदी का फायदा जो भी वहां कैंडिडेट होते हैं, सुदामा प्रसाद थोड़ा विनम्र थे, राजू यादव थोड़ा दबंग छवि के आदमी हैं, तो देखना होगा कि क्या उसका फायदा उनको मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। और वहां तो मैं लगातार कह रहा हूं कि मल्टीपोलर फाइट में रामगढ़ चला गया है और अजीत सिंह हम समझते हैं कि तीसरे नंबर पर जाएंगे। पहले दूसरे की बात नहीं है, पहले नंबर पर आज तक मुझे जो लेटेस्ट 1-1.5 बजे तक जो जानकारी मिली थी, उसमें अशोक सिंह अच्छी स्थिति में है, लेकिन उनको मजबूत फाइट दे रहे हैं अंबिका यादव के भतीजे सतीश यादव, जो बार बार लग रहा था पिछली बार भी 182 वोट से ही वो जीत पाए थे, तो अंबिका यादव। लेकिन ऐसा नहीं है कि आरजेडी के लोग बिल्कुल किनारे हो गए हैं, उनके लोग भी हैं खड़े। और जो जनसुराज के उम्मीदवार हैं सुशील कुशवाहा, थोड़ा सोबर नेचर के हैं, संतुलित हैं, बक्सर से भी लोकसभा का वो चुनाव लड़े थे और वहां भी उन्होंने 55-60 हजार वोट लाया था, तो वो भी सुशील कुशवाहा को भी लोग मत कर रहे हैं। तो जो मल्टीपोलर जहां फाइट होता है वहां आमने सामने जैसी स्थिति नहीं होती है, हर के मतदाता चलिए, लेकिन ठीक, की जो खबर है, ठीक है वो सबसे ज्यादा भीड़ और कतारों में लोग खड़े होकर के अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। एकदम बिल्कुल सही बात है। मैं आ रहा हूं प्रियदर्शी रंजन जी आपके पास। विनय जी, ये बताइए कि झारखंड में महिलाएं ज्यादा पार्टिसिपेट कर रही हैं, बिहार में इस तरह का कोई इंडिकेशन नहीं है, लेकिन बिहार में लोगों की नजर प्रशांत किशोर पर है कि प्रशांत किशोर किस तरीके से परफॉर्मेंस करने वाले हैं, क्या परफॉर्म करेंगे, उनका कोई जीतेगा कैंडिडेट या वोट काटेंगे तो कितना काटेंगे, ये सवाल बार बार उठ रहा है। मैं आपसे एक सवाल करूंगा, चूंकि जहानाबाद में बीजेपी अपना वोट ट्रांसफर नहीं करा पाई थी लोकसभा चुनाव में और परिणाम आपके सामने है कि आरजेडी के सांसद सुरेंद्र यादव जीत गए थे। अब सवाल यह उठता है कि फिर जेडीयू से मनोरमा देवी चुनावी मैदान में। ऐसे में एक सवाल और उठ खड़ा होता है, जैसे कि लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई मुस्लिम उम्मीदवार जनसुराज पार्टी से हैं तो मुस्लिम क्या करेगा। उसी तरीके से सवाल उठता है कि बेलागंज में अपर कास्ट क्या कर रहा है, अपर कास्ट का झुकाव किधर है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दरमियान अपर कास्ट ने अच्छी खासी संख्या में जेडीयू को वोट तो नहीं दिया था, वोट दे दिया था किसको आपको पता है, अरुण कुमार हैं, उनको वोट दिया था, बीएसपी से प्रत्याशी थे। तो यही सवाल उठ खड़ा हो रहा है कि बेलागंज में अपर कास्ट क्या कर रहा है। पंकज जी, आज जो प्रधानमंत्री की 2 सभा हुई, एक दुमका, एक दरभंगा में और दूसरी सभा झारखंड के सारठ में, दोनों जगह अगर आप देखेंगे तो एक दरभंगा जो ब्राह्मणों का इलाका है, जहां 22-24% के आसपास ब्राह्मण मतदाता है, बड़ी संख्या में वहां ब्राह्मणों की संख्या है, और सारठ जहां
भूमिहारों की आबादी है, वहां 2 भूमिहार उम्मीदवार ही टकरा रहे। इन दोनों सभाओं में बड़ी भीड़ जुटी और ये संयोग भी देखिए कि प्रधानमंत्री दोनों जगह बोल रहे थे। दोनों राज्यों में आज चुनाव हो रहा है, मतदान चल रहा है, अभी 5 बजे तक मतदान चलेगा। तो कहीं न कहीं इसका भी प्रभाव प्रधानमंत्री ने जो आज सभा की और जिस तरह से उन्होंने घोषणा की और जिस तरह से वो कांग्रेस को घेरते रहे, ये सारठ में भी उन्होंने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया, आदिवासियों पर किया, महिलाओं को लेकर उन्होंने बात कही कि सीता सोरेन की बेइज्जती हो रही है और बेइज्जती करने वाले कांग्रेस के लोग हैं और झामुमो चुप है। तो हर चीज को प्रधानमंत्री घेरने में सफल रहे और बड़ी तादाद में लोग जुटे, बड़ी तादाद में उनकी सभा में लोग आए और उनके भाषण को सुना। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जो अपर कास्ट के मतदाता है बिहार में या झारखंड में, निश्चित रूप से इनका झुकाव एनडीए की तरफ होगा। वो कितना होगा, क्या होगा, अभी तो वैसे हार जीत की भविष्यवाणी या कोई हम लोग उस पर चर्चा भी करना उचित नहीं 5 बजे तक, चूंकि 5 बजे तक वोटिंग है। लेकिन मुझे लगता है कहीं न कहीं उसका असर दिखाई पड़े। और झारखंड में चूंकि आज 43 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव के लिए मतदान हो रहा है, 5 बजे यहाँ भी मतदान समाप्त हो जाएगा, झारखंड में भी। इन 43 विधानसभा क्षेत्रों को अगर पिछली बार से आप तुलना करेंगे तो पिछली बार 27 सीटों पर इंडिया गठबंधन, जो आज का इंडिया गठबंधन है, उस समय उसका नाम दूसरा था, उस इंडिया गठबंधन के लोग जीते थे और केवल 17 सीटों पर भाजपा जीत पाई थी। इस बार जो चुनाव हो उसमें बड़ा कांटे का यह तस्वीर है झारखंड में, लेकिन एडवांटेज में जरूर भाजपा दिखाई पड़ रही है इन क्षेत्रों में। और जो इस क्षेत्र में 43 में जो बेहतर करेगा वही झारखंड में सरकार बनाएगा, वही उसी पार्टी की सरकार बनेगी। क्योंकि अब 28 अनुसूचित जनजाति की सीटें हैं झारखंड में, उसमें से 20 सीटें जो हैं वो शेड्यूल ट्राइब की पर आज मतदान हो रहा है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये निर्णायक फेज है। इसके बाद जो इसके बाद 38 सीटें बचेगी, उनमें से 18 सीटें संथाल परगना, और संथाल परगना से आज प्रधानमंत्री ने चुनाव प्रचार का श्री गणेश कर दिया। प्रधानमंत्री की और भी सभाएं होगी, लेकिन प्रधानमंत्री संथाल परगना में आकर उन्होंने घुसपैठिए के मुद्दे को जोरदार ढंग से उठाया। आप एक बड़ी बात कह रहे हैं विनय जी कि आपको ये पता चल रहा है कि बेलागंज में भी अपर कास्ट एनडीए के पक्ष में वोट कर रहा है, मतलब साफ है कि जेडीयू के पक्ष में वोट कर रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं। अब एक गंभीर सवाल ये उठता प्रियदर्शी रंजन जी, जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। ये सवाल इनसे मैं इसलिए पूछा था कि लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें ऐसी दिखाई पड़ी थी जहां पर एनडीए के वोटर्स खास तौर पर एनडीए के पक्ष में वोट नहीं किए थे। जहानाबाद भी उनमें से एक है, कैमूर भी उनमें से एक है और आरा भी उनमें से एक है, और इसलिए इन तीनों सीट पर एनडीए की हार हुई थी। अब सवाल उठता है कि अगर उपचुनाव में अपर कास्ट जेडीयू के पक्ष में वोट करता है तो इसका मतलब साफ समझा जाएगा कि अपर कास्ट एनडीए की सरकार 2025 में चाहता है। नहीं, एनडीए का बेस वोट जो है वो तो अपर कास्ट का ही है और 1-2 सीटों की नाराजगी हो सकती है। जहानाबाद में जो लोकसभा चुनाव के दौरान अगर मैं आपको कहूं तो आप देख लीजिए कि आपको याद होगा पवन सिंह उतरे थे मैदान में, उपेंद्र कुशवाहा हार गए थे, हार ही नहीं गए थे, तीसरे नंबर पर चले गए। और ये वजह क्या थी? आरके सिंह हार गए, वजह क्या थी? आप देख लीजिए जहानाबाद में हार गए, एनडीए हार गया, वजह क्या थी? और आपको याद होगा अशोक चौधरी का वो बयान, अशोक चौधरी ने जिस तरीके से बयान दिया था, इसका मतलब बहुत साफ था कि एनडीए का जो कोर वोटर था वो लोकसभा चुनाव में वोट नहीं किया एनडीए को, और इसलिए बहुत तरह के सवाल उठ रहे थे। नहीं, बहुत सारे के सवाल हैं, लेकिन इसको थोड़ा और विस्तार से देखा जाना चाहिए। ये सोनांचल का जो इलाका है, जिन सीटों की आप बात कर रहे हैं, वो करीब करीब सोनांचल का इलाका मैं मानता हूँ। आरा से सटा हुआ अरवल, और उसी अरवल भी जहानाबाद में है। तो अरवल, जहानाबाद, काराकाट, जिन सीटों, ये सोन के किनारे वाले जो इलाके हैं, इन सीटों पर एनडीए की स्थिति
2020 बिहार विधानसभा में कमजोर भी हुई थी और इस 2024 लोकसभा चुनाव में भी कमजोर रही। और अब जब आप बता रहे हैं कि उसका इम्पैक्ट बेला पर पड़ने वाला है या और जगहों पर पड़ने वाला है, तो उसको इस लिहाज से देखा जाए कि अशोक चौधरी का जो बयान है उसका बेलागंज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप चिढ़ा नहीं सकते हैं, एक मार्शल कास्ट को आप चिढ़ा करके वोट नहीं ले सकते हैं। अशोक चौधरी ने जनता दल यूनाइटेड को खड़ा करने वाली जातियों को चिढ़ाया है। अशोक चौधरी खुद आयातित हैं। नहीं तो उनके पास विकल्प क्या है? आप ये बताइए किसको वोट करेंगे? क्या हम ये मान लें कि इसका मतलब ये है कि वो बीजेपी तो विकल्प है नहीं? क्या जन सुराज आपको विकल्प दिख रहा है? क्या आपको लग रहा है कि जो प्रशांत किशोर कहने गए थे कि जेडीयू को वोट देंगे तो आप अपना वोट बर्बाद करेंगे, नीतीश कुमार को वोट देंगे तो आप अपना वोट बर्बाद करेंगे, और जिस तरीके से प्रशांत किशोर ये भी कह रहे थे कि लालटेन में तेल की तरह इस्तेमाल मत होइए मुस्लिम्स को, तो क्या आपको लगता है मुस्लिम्स उनकी बात मान गए? क्या आपको लगता है अपर कास्ट उनकी बात मान गए? जो प्रेजेंट सिनारियो है उस हिसाब से आपके पास बेलागंज की जानकारी क्या है? देखिए, मौकाटेरियन है प्रशांत किशोर मौकाटेरियन है, पॉलिटिशियन है, वो मौके की तलाश में। पॉलिटिशियन तो सब मौकाटेरियन होते हैं। नहीं, प्रशांत किशोर कुछ ज्यादा ही अवसरवादी। देखिए, करना पड़ता है ना, आप किसी के लिए स्टैंड तो किए नहीं है। प्रशांत किशोर किसी के लिए स्टैंड तो अभी तक किए नहीं है बिहार की राजनीति में। वो सभी के लिए कैंपेन करते रहे हैं, चाणक्य की भूमिका में रहे, परशुराम की भूमिका में आएंगे तब उनका पता चलेगा कि वो किसके साथ खड़ा होते हैं। चाणक्य और परशुराम में तो थोड़ा अंतर है ना। तो प्रशांत किशोर को परशुराम बनना पड़ेगा, फिर तय होगा कि वो किसके साथ हैं और उनके साथ कौन लोग खड़े होंगे। अभी बेलागंज की स्थिति में बता रहा हूं कि बेलागंज में हो क्या रहा है। चूंकि मुसलमानों में एक लंबे अरसे से कसमसाहट है कि यादवों के बाद हम दूसरा बड़ा ये संख्या बल के आधार पर बेलागंज में है और हमारा विधायक नहीं बन पा रहा है, हमें भी हिस्सेदारी चाहिए, उस तरीके से हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है। तो लोग जन सुराज के प्रत्याशी पर चढ़ गए। और ये अजमल साहब पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं बेलागंज से, नए नवेले प्रत्याशी नहीं है। जन सुराज ने इनको पहली बार राजनीति में नहीं उतारा है। जन सुराज द्वारा ट्रेंड किए गए ये नहीं अजमल साहब है, बेलागंज में उनकी खुद की राजनीति है। तो मुझे लगता है कि बेलागंज में जो उनको वोट आ रहा है वो जन सुराज से ज्यादा उनका व्यक्तिगत है। चलिए आप अपनी बात कह दिए। अब मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा। हमारे साथ रवि रंजन जी भी जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका स्वागत है। मैं आ रहा हूं रवि रंजन जी आपके पास। चौबे जी, एक बात बताइए, झारखंड में कांग्रेस को कमजोर कड़ी बताया जा रहा था, लेकिन बिहार में कांग्रेस लालू प्रसाद के भरोसे है, झारखंड में कांग्रेस हेमंत सोरेन के भरोसे, और कहा जा रहा है कि कांग्रेस की स्थिति खराब होगी और इसीलिए हेमंत शायद सरकार बनाने से चूक जाएंगे। आरजेडी की स्थिति क्या है? आरजेडी को जो सीटें बांटी गई है वो देख करके आपको क्या लगता है, आरजेडी का प्रभाव है क्या झारखंड में? क्योंकि यहां तो आरजेडी राजनीति की फोकल पॉइंट है, लड़ाई आरजेडी से ही है। झारखंड में स्थिति क्या दिखाई पड़ती है आपको? मैं केवल आरजेडी का ही नहीं, आरजेडी है, जदयू है और रामविलास पासवान वाली पार्टी जो लोजपा है, इन तीनों का कोई बेस नहीं है। आरजेडी का पहले था पलामू चतरा इलाके में, उधर आपका गोड्डा में, थोड़ा कोडरमा में इसका था बेस, लेकिन कालक्रम में ये खत्म हो गया। पिछले चुनाव में आरजेडी से देखिए एक विधायक जीते थे चतरा से, और वो भी आरजेडी का वोट कितना था, उनका अपना कितना था, दोनों लगभग बराबर था, इसलिए कि वो सज्जन पहले भाजपा में रहे थे, भाजपा के विधायक थे, मंत्री भी रह चुके थे। इस बार उनकी बहू खड़ी है और बाकी आरजेडी को वहां जो 3-4 जगह आरजेडी को जगह मिली है खड़ा होने की, तो मुझको लगता है कि कोई बेस नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है। आरजेडी जहां जहां है वो हो सकता है चतरा में ठीक ठाक कर ले, बाकी जगह तो उसको वोट कटवा हो सकता है, विश्रामपुर में थोड़ा उसका प्रभाव हो, बाकी जगह वो वोट ही काटेगा और कोई मतलब नहीं। आरजेडी एक तरह से यहाँ से वैनिश हो चुका है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि 6 सीट में 1 सीट जीतने का चांस है झारखंड में और बाकी सीट पे आरजेडी हारने जा रही है, आप ये कह रहे हैं झारखंड की ये स्थिति? हाँ, लगभग तो आरजेडी की खराब स्थिति है, कांग्रेस को भी कमजोर कड़ी बताया जा रहा। आलमगीर आलम जेल में हैं, कई करोड़ रुपए उनके घर से बरामद हुए हैं, और अगर हम कहें
तो धीरज साहू के घर से 350 करोड़ के आसपास दिखाई पड़ा था टीवी स्क्रीन पर। क्या उसका असर है? क्या भ्रष्टाचार का असर है? क्या भ्रष्टाचार का असर? देखिए, मेरा जो मानना है व्यक्तिगत तौर पे कि भ्रष्टाचार, खासकर आर्थिक भ्रष्टाचार का असर पूरे भारत में कहीं नहीं है, राजनेताओं द्वारा किए गए। और धीरज साहू का अलग मामला था, आलमगीर आलम का मामला अलग था। आलमगीर के यहाँ से नहीं मिला था, उनके पीए के यहाँ से मिला था, पहली बात। दूसरी बात कि जनता के बीच आप देखेंगे कि कौन से लोग लोकप्रिय हैं, जो संत स्वभाव के राजनेता हैं, वो आज भारत की राजनीति में बचे कितने हैं। यहाँ पे हर कोई जो है सो ऐसे नेता को चाहता है जो लूट लाओ कूट खाओ करे। कहावत है, जो खुद भी खाए दूसरों को भी खिलाए, जियो और जीने दो। रघुवर दास की सरकार जो पिछली बार हारी थी, उसका एक बड़ा कारण ये भी था कि उन्होंने ब्लॉक लेवल पर मना कर दिया था कि हमारे किसी कार्यकर्ता को पार्टी के नाम पर कोई सुविधा नहीं दी जाए। कार्यकर्ता है तो वो उनको भी चाहिए, आखिर वो भी जिएंगे खाएंगे। और सबको, हर किसी को मालूम है कि यहाँ जितने भी राजनेता हैं किसी भी प्रदेश में हो, वो राजघराने से और बहुत धनी घराने से बहुत कम है, सब जमीन से ही उठे हुए हैं। कुछ लोग 4th ग्रेड की नौकरी कर रहे थे, किसी के पास कुछ नहीं था, तो आज वो करोड़ों के मालिक हैं। तो वो भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, भ्रष्टाचार के भरोसे नहीं है। और तीसरी बात कि अब चुनाव या तो बांट के जीता जा रहा है, जैसे आपने कहा कि यहाँ मैया योजना है, महाराष्ट्र में भी शुरू किया गया, करने की बात कही गई है, मध्य प्रदेश में भी है, हर जगह है, या फिर जनता को कोई लोभ हो। और अदरवाइज भावनात्मक रूप से जनता को किया जाए। आप बड़ी बात कह रहे हैं। अगर डॉक्टर संजय, मैं आपसे सीधा सवाल करूं, आरजेडी की स्थिति झारखंड में खराब है, तो क्या बिहार के उपचुनाव में भी आरजेडी लेड अलायंस 3 से कम होने जा रही है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि रामगढ़ में स्थिति खराब है, कहीं तीसरे नंबर पे न चले जाएं। बेलागंज में भी लड़ाई इंटरेस्टिंग होने जा रही है। इमामगंज में दीपा मांझी 20 दिखाई पड़ रही हैं। तो कम से कम आरजेडी के पास, आरजेडी लेड अलायंस के पास 3 सीटें थी, वो घट करके 2 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, इसकी भी पूरी संभावना है। तो झारखंड में खराब परफॉर्मेंस और बिहार में भी खराब परफॉर्मेंस, ये तो आरजेडी के खिलाफ बिल्कुल माहौल बना देगा 2025 के चुनाव से पहले। नहीं, सबसे बड़ी चीज है, कल मैंने जिसका जिक्र किया था कि ये माई की पार्टी कहते हैं, कहने के लिए तो अब A to Z कहने लगे हैं, माई बाप की पार्टी कहने लगे हैं, लेकिन मुस्लिम यादव। तो 2 क्षेत्र को देख लीजिए ना, बेलागंज और रामगढ़। बेलागंज में अगर मुस्लिम वोट दरक गया तो स्वाभाविक है कि मनोरमा देवी को इसका लाभ मिल जाएगा। और वहां पर जो वोटर भी निकल रहे हैं बेलागंज में, तो वो उनकी निराशा साफ झलक रही है कि अपर कास्ट का क्या है? डॉक्टर संजय, आप उधर से आते हैं, अपर कास्ट का मूड मिजाज क्या है? अपर कास्ट भी अगर दरक गया, अगर वो नहीं वोट किया जेडीयू को, तो जेडीयू को भी नुकसान हो सकता है। नहीं, अपर कास्ट का 80% वोट जेडीयू को मिल रहा है, 20% जनसुराज ले जा रहे हैं। जो नए नौजवान हैं उनका एक रुख है जनसुराज के प्रति, और मोहम्मद अमजद को वो वोट कर रहे हैं, लेकिन 80% वहां पर वोट लोग कर रहा है मनोरमा देवी को, जो अभी तक की मेरे पास खबर है। और मुस्लिम्स क्या प्रतिशत, आपके पास क्या खबर है? मुस्लिम्स कितना प्रतिशत वोट आरजेडी को कर रहे हैं और मोहम्मद अमजद को कितनी संख्या में कर रहे हैं? अगर कुछ आप मतलब कुछ ब्रीफ फिगर दे सकते हो तो। अमजद, देखिए, चूंकि होता क्या है कि मुस्लिम वोटर बड़ा साइलेंट होता है और बड़ा टैक्टिकल वोटिंग करता है। उसकी जुबान पर भाजपा रहती है कि हमको बीजेपी को हराना है, और अंदर में चीजें कुछ और होती है। तो उनको थोड़ा सा ये करना, स्क्रीन करना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर भी मुझे जो लगता है कि मोहम्मद अमजद 30 से 40% मुसलमानों का वोट ले लेंगे, 40% वोट लेने में वो सफल हो जाएंगे। ठीक है, कुछ वोट मनोरमा देवी भी ले लेंगी अपने प्रभाव से, उसका परसेंटेज 2% हो, 4% हो, 5% हो, इससे ज्यादा वो नहीं ले पाएंगी। और 60% या 55% वोट अभी भी आरजेडी के लिए वहां पर मुसलमानों का मिल जाएगा। मैं बताना ये चाह रहा था कि अगर मुस्लिम फ्रैक्चर्ड हो गए,
जो एक कॉम्बिनेशन बन जाता था बेलागंज में। वो जब 22 सीटें जीती थी बिहार में आरजेडी 2010 में, उसमें भी एक सीट बेलागंज था। क्योंकि ये कॉम्बिनेशन था, 72,000 यादव का वोट और 60,000 मुसलमान का वोट। ये दोनों वोट जैसे ही इंटैक्ट होता था तो उनकी जीत की संभावना पूरी हो जाती थी। इस बार थोड़ा तस्वीर बदली है कि मनोरमा देवी के प्रति भी यादवों में सहानुभूति है। उनके प्रति भी एक बात है कि सुरेंद्र यादव ने कोई विकास नहीं किया तो मनोरमा देवी क्या बुरा है। अगर वो यादव का 15% वोट भी लेने में सफल हो जाती है, 20% वोट भी लेने में सफल हो जाती है, तो मनोरमा देवी की स्थिति अच्छी वहां हो जाएगी। और रामगढ़ की बात मैं कर रहा हूं, तो रामगढ़ में तो पिछली बार भी यही हुआ था जब सुधाकर सिंह जीते थे, 182 वोट से जीते थे। अंबिका यादव के साथ वहां का यादव गोलबंद हो जाता है, और जब गोलबंद हो जाता है तो लड़ाई बिल्कुल आमने सामने की हो जाती है। ठीक है, 15 में अशोक सिंह जीत गए थे, बीजेपी के जो अभी उम्मीदवार हैं, और 20 में सुधाकर सिंह जीत गए, लेकिन अंबिका यादव की गोलबंदी कभी टूटी नहीं, वो उनके साथ खड़ी रही। ठीक है, वो कैंडिडेट जिस पार्टी से भी रहे, तो अंबिका यादव इस बार भी उसी तेवर से मैदान में है। और आमने सामने की लड़ाई में अगर अशोक सिंह से किसी की लड़ाई है तो वो अंबिका यादव की लड़ाई है। तो अगर यादव मतदाता टूटते हैं रामगढ़ में और मुस्लिम मतदाता टूटते हैं बेलागंज में, तो यही तो आरजेडी का बेस वोट है जो टूटने की स्थिति में दिख रहा है। जहां तक इमामगंज की बात है, मैं तो बता रहा हूं कि इमामगंज में कई यादव मित्रों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमारा वोट भी टूटा है वहां इमामगंज में। अब वो टूटा है, किनके लिए टूटा है वो तो बहुत नहीं बता पाए, क्योंकि वो जिससे जुड़े हुए थे उनकी बात वो कर रहे थे, लेकिन यादव मतदाता टूटे हैं वो आरजेडी से टूटे हैं। तो अगर ये लोकसभा में ऐसा होता था प्राय कि यादव जो थे वो हिंदू हो जाते थे, कहते थे कि इस बार तो लालू तेजस्वी जी को तो जीतना नहीं है, लेकिन विधानसभा में चलिए ये ठीक है। रवि रंजन जी से भी ये सवाल करूंगा, लेकिन आपसे भी पूछ रहा हूं, तरारी की स्थिति क्या है? तरारी में कम वोटिंग परसेंटेज का मतलब क्या है, ये मैं आपसे समझना चाहूंगा। और दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, प्रियदर्शी रंजन जी, आपसे भी ये सवाल करूंगा, क्या तरारी में जो भूमिहार प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में अपर कास्ट गोलबंद होकर के वोट कर रहा है क्या? उनके पक्ष में वैश्य समाज वोट कर रहा है क्या? क्योंकि ये सारे वोटर्स एनडीए के वोटर्स माने जाते हैं, तो क्या वहां जाति हावी है या अभी भी आप देख रहे हैं कि एनडीए के वोटर्स इनको वोट कर रहे हैं? वहां चुनाव है नक्सल बनाम गैर नक्सल। अभी आपसे आ रहा हूं प्रियदर्शी रंजन जी, जरा एक बार इनसे पूछ लो। हाँ, अपर कास्ट का वोट विशाल प्रसाद को मिल रहा है और एनडीए का वोट भी मिल रहा है, पूरी गोलबंदी के साथ मिल रहा है। वो दोनों बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई जब सुनील पांडे यहाँ का ये नेतृत्व करते थे तो हमारे गांव में विकास हुआ था, चापाकल लगा था, सड़कें बनी थी, लेकिन इधर हमारे गांव ठहर गया है, विकास का हुआ है। तो एक विकास को लेकर के वो बोल रहे हैं, और एक अपर कास्ट की गोलबंदी है विशाल प्रसाद के लिए। वो कुछ शिकवे शिकायत थे उसको दूर कर लिया गया है। और खास करके वैश्य समाज के बारे में जो आप कह रहे हैं, वैश्य समाज भी ठीक है, वो वैश्य समाज से ही आते थे सुदामा प्रसाद, इसलिए वो वैश्य समाज का वोट ले जाते थे और उसका लाभ नहीं मिलता था। लेकिन तो मैं इससे आगे कास्ट का भी ले रहे हैं। मैं इससे आगे सवाल पूछना चाहूंगा। तरारी में आरजेडी से अजीत सिंह है और नहीं, माफ करिएगा, रामगढ़ में आरजेडी से अजीत सिंह है और बीजेपी से अशोक सिंह है। राजपूत किसके पक्ष में वोट कर रहा है रवि रंजन जी? माहौल किसके पक्ष में ज्यादा दिखाई पड़ रहा है? और खास तौर पर अगर यादव सतीश यादव के तरफ चले जाते हैं जो कि आरजेडी के कोर वोट बैंक माने जाते हैं, तो आरजेडी की स्थिति तो गड़बड़ हो जाएगी वहां पर। बिल्कुल, रामगढ़ में सीधी लड़ाई वहां पर बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं सतीश यादव और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अशोक सिंह, इन्हीं दोनों के बीच में लड़ाई है। और सुधाकर सिंह का 2-3 दिन पहले का आप स्टेटमेंट सुनेंगे तो आपको पता चलेगा वो चुनाव पहले हार चुके हैं। उन्होंने कहा है कि विधायक से ऊपर होता है सांसद, और मैं इस इलाके का सांसद हूं, विधायक को घुटने पर ला दूंगा, विधायक चाहे जो भी बने। इसका माने यह है कि वो पहले हार मान चुके हैं कि उनके प्रत्याशी विधायक नहीं बनने वाले हैं, उनके छोटे भाई विधायक नहीं बनने वाले हैं। आरजेडी वहां लूज कर रही है। ये जो अभी रुझान जो वहां से हमें पता चल रही है बात कि यादवों में वो बंटवारा हो चुका है,
वोट का बंटवारा हो चुका है और ये सतीश यादव जो अंबिका बाबू के भतीजे हैं उनके पक्ष में भी यादव जम के वोटिंग कर रहे हैं और उनका अपना जनाधार है। और अशोक सिंह के पक्ष में पूरी एनडीए, माने आप कहते हैं कि प्रशांत किशोर ने कुशवाहा प्रत्याशी को वहां पर मैदान में खड़ा कर दिया तो कुशवाहा किसका वोट काटेगा? वो एनडीए का काटेगा। लेकिन ये स्थिति नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने स्पष्ट कर दिया है पटना के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इस बार लोकसभा वाली गलती नहीं होगी और कुशवाहा हर जगह एनडीए के पक्ष में इंटैक्ट है और वो उसके लिए मतदान कर रहा है। यही स्थिति तरारी में भी है। तो प्रियदर्शी रंजन जी, बड़ा जो ये अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं डॉक्टर संजय कुमार रवि रंजन जी, इसका मतलब तो बिहार के उपचुनाव में परिस्थिति बिल्कुल उलट होने जा रही है। एक सीट भी गठबंधन जीत ले तो बड़ी बात होगी। इमामगंज में कह रहे हैं एनडीए जीत रही है, बेलागंज की लड़ाई इंटरेस्टिंग बता रहे हैं और उसमें भी एज मनोरमा देवी को ही दे रहे हैं। डॉक्टर संजय कह रहे हैं तरारी में विशाल प्रशांत जीत रहे हैं। रवि रंजन जी भी बता रहे हैं कि रामगढ़ में आरजेडी कहीं तीसरे नंबर पे न चली जाए। ऐसे में सवाल उठता है कि आरजेडी का बिहार के उपचुनाव में स्थिति खराब होने जा रही है। इसका मतलब आज तेजस्वी यादव का भी बॉडी लैंग्वेज बहुत बदला सा हुआ था। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था, कुछ संवाददाता उनसे सवाल पूछ रहे थे तो बदला सा था। तो कहीं ना कहीं उन्हें भी ये पता है कि हम इस उपचुनाव में बहुत कुछ खोने जा रहे हैं, मुझे बहुत कुछ प्राप्त नहीं होने जा रहा है। और शायद उस तरीके से एफर्ट तो उन्होंने लगाया है। बेला में भी लालू यादव गए, रामगढ़ में भी तेजस्वी यादव ने बड़ा रोड शो किया, बहुत यादवों को मनाने का प्रयास किया। लेकिन यह चुनाव दल से ऊपर उठ करके बहुत हद तक व्यक्तिगत हो चुका है। चूंकि एनडीए के भी मतदाता मान रहे हैं कि सरकार पर किसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आरजेडी के भी मतदाता, ये जो कोर वोट बैंक है दोनों पार्टियों का, दोनों गठबंधनों का, वो ये मान करके चल रहे हैं कि इन सीटों के हार जीत से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो कुछ नया जनता भी आजमाना चाहती है। शायद यही कारण है कि सभी सीटों पर आप देखेंगे कि कोर वोट बैंक को लेकर के ही सवाल खड़ा हो रहा है। रामगढ़ में किधर जाएंगे आरजेडी के कोर वोट बैंक, कंफ्यूजन की स्थिति। बेला में भी वही हो रहा है, आरजेडी का कोर वोट बैंक दरकता हुआ दिख रहा है। इमामगंज, तरारी, सभी जगहों पर। लेकिन इससे बड़ा सवाल जो आगे आने वाले दिनों में होगा कि क्या ये ट्रेंड जो उपचुनाव में चल पड़ा है, क्या 2025 में कैरी फॉरवर्ड करेगा? अगर ये ट्रेंड कैरी फॉरवर्ड करता है तो यकीन मानिए महागठबंधन को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। चलिए, आप बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन मैं अभी लेटेस्ट ताजा अपडेट बता दूं चौबे जी, 59.28% मतदान 3 बजे तक झारखंड में हुआ है और 45.3% मतदान बिहार के उपचुनाव में हुआ है। तो सवाल यह उठता है कि 3 बजे तक मतदान लगभग 60%, तो क्या समझा जाए कि ये 70% का आंकड़ा पार करेगा झारखंड में? मेरा पहला सवाल आपसे ये। दूसरा सवाल, आरजेडी अगर अपनी 3 सीट भी नहीं बचा पाती है और आपने कहा झारखंड में भी आरजेडी एक से ज्यादा जीतने की स्थिति में नहीं है, तो आरजेडी फिर अपने पक्ष में माहौल किस तरीके से बनाएगी? लालू प्रसाद जी जो कह रहे थे कि हमारे सामने कोई नहीं है, सीधा प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दे रहे थे, तो उनका आरजेडी का झारखंड में परफॉर्मेंस और बिहार के उपचुनाव में परफॉर्मेंस कुल मिलाकर के आरजेडी को तो बिल्कुल डिफेंसिव कर देगा। और उनकी पूरी कोशिश जो लोकसभा में दिखी कि वो माइक बनाए, कुशवाहा को जोड़ सके, बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा को अपने कोटे से राज्यसभा भेज करके उनका पूरा खेल खराब कर दिया। कैसे देखते हैं आप? देखिए, झारखंड में जहां तक आपका सवाल है कि अभी 59% वोटिंग कुल हो चुकी है और आगे अभी कहीं आधा घंटा, कुछ इलाकों में 4 बजे तक ही है और कुछ इलाकों में 5 बजे तक है। तो 1 घंटे में 10% बढ़ जाएगा ऐसा नहीं लगता है, लेकिन मेरे ख्याल से 2-3% बढ़ेगा। और 59% जो वोटिंग है वो टोटल है ना, कहीं कम भी होगा, कहीं ज्यादा होगा, कहीं कम होगा, कहीं ज्यादा होगा। तो मेरे ख्याल से ऑल अराउंड 63-64% तक जा सकता है। रही बात आरजेडी के भविष्य की, तो आरजेडी का भविष्य तो लालू यादव का करिश्मा, उनके साथ
अब तो लालू यादव या यहाँ कहिए शिबू सोरेन, ये लोग तो बहुत अब ये नहीं कर रहे हैं ना, फिजिकली तो बहुत ये स्ट्रांग नहीं है खुद, और पॉलिटिक्स में फिजिकली और मेंटली दोनों स्ट्रांग होना चाहिए, और तीसरी बात इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग होना चाहिए। तब फिर सामाजिक की बात आती है कि समाज में कितना स्ट्रांग है, कितना स्ट्रांग समाज अपने लिए वो बात आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। ये जो पॉलिटिक्स में गठबंधन की जो राजनीति आप देख रहे हैं, वो इट्स लाइक अ बैटन रेस, जो आप चार लोग दौड़ते हैं और सबको दौड़ना बहुत जरूरी होता है। एक बहुत तेज दौड़ सकता है, लेकिन और लोग को भी जल्दी पूरा करना होता है। अब देखिए, पिछले चुनाव में ही तेजस्वी यादव महज 12,000 वोट से सरकार बनाने से चूक गए थे बिहार में, ये सबको पता है। और इसकी बड़ी वजह यह रही कि कांग्रेस की बड़ी खराब परफॉर्मेंस रही, इसलिए तेजस्वी यादव सरकार नहीं बना पाए थे। अगर इसी तरह का परफॉर्मेंस झारखंड में कांग्रेस और आरजेडी का रहेगा तो अकेले हेमंत सोरेन क्या तीर मार लेंगे? देखिए, आरजेडी का तो पिछले चुनाव में भी बहुत खराब परफॉर्मेंस था, एक सीट थी। बेशक कांग्रेस को 16 सीटें मिली थी, तो 16 सीटें मिली थी, तो अगर ये कुछ घटती भी है सीटें, तो ऐसा नहीं है कि 16 से घट के इसका 2-3 हो जाएगा। इसकी 1-2 सीटें माइनस हो सकती हैं, लेकिन ये फैक्ट है कि जेएमएम प्लस में जा सकता है, और वैसे में होगा। और सवाल है कि संगठन के स्तर पे क्या किया गया। कांग्रेस की पहचान अभी भी देश भर में है, ये हर कोई मानता है। इनको सांगठनिक ढांचा अगर मजबूत नहीं करेंगे तो मिटते जा रहे हैं, मिट जाएंगे। लालू, जहां तक बिहार का तो मैं उतना नहीं कह सकता, लेकिन झारखंड में आरजेडी का सांगठनिक ढांचा वैसे ही दरका हुआ है। जब तक संगठन आप नहीं तैयार करेंगे, गांव के स्तर पे, बूथ के स्तर पे लोगों को तैयार नहीं करेंगे, अपने पक्ष में नहीं लाएंगे, तब तक कहां से संभव है। बीजेपी की ताकत केवल नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं है, उनकी ताकत मुख्य है कार्यकर्ता, और ताकत है वास्तव में अब तो प्रत्यक्ष रूप से संघ। तो जब तक ये आगे बढ़ेंगे नहीं, लोग गांव की ओर नहीं जाएंगे, केवल कहते रहेंगे कि गांव की ओर चलेंगे, तो उससे नहीं होगा। चलिए, उससे नहीं होगा, पर आप एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कह रहे हैं, और उसका मतलब अगर मैं ये निकालूं कि ठीक है कांग्रेस की 1-2 सीट कम जाए और जेएमएम की 1-2 सीट बढ़ सकती है, तो बात तो बराबर हो जाएगा, फिर से जेएमएम की सरकार बन जाएगी। मतलब आप परिवर्तन झारखंड में नहीं देख रहे हैं? झारखंड में परिवर्तन का बहुत बड़ा चांस नहीं है। अगर हुआ भी तो थोड़ा मार्जिनल, जैसे इसके पहले होता था कि एक गठबंधन के पास 41 है, एक के पास 40 है, या एक के पास 42 है, एक के पास 39 है। बहुत होगा तो इसी तरह से होगा, और ऐसे में क्लियर कट अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जब ठीक है, चलिए, तो अभी अनुमान लगाना मुश्किल है, मतलब कांटे की टक्कर है। झारखंड में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। पर एक बात बहुत साफ चौबे जी कह रहे हैं कि झारखंड में आरजेडी का कोई असर नहीं है। पर क्या डॉक्टर संजय, आप जितनी बात बिहार उपचुनाव को लेकर के कह रहे हैं, अगर बिहार उपचुनाव में स्थिति आरजेडी की खराब होती है, 3 सीट से कम हो जाता है, तो बीजेपी लेड अलायंस एनडीए ये कहना शुरू कर देगा कि देख लीजिए, ये कहते हैं हम जीत रहे हैं, इनकी स्थिति क्या होने वाली है, ये तो अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। नहीं, वो परिणाम के बाद नहीं, आज ही संतोष मांझी गया में बोलना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि हम 2025 में 200 सीटें जीतेंगे, और 23 को पता चल जाएगा सब लोगों को कि हमारी स्थिति क्या है। तो ये बाद में क्या, आज संतोष मांझी बोलना शुरू कर दिए। बिहार सरकार के मंत्री हैं, उनकी पत्नी इमामगंज से चुनाव लड़ रही है। तो इतना आत्मविश्वास से अगर वो बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि उनको भी समझ है कि नहीं, हमारे लोग जो हैं हमारे पक्ष में गोलबंद रहे। और एक चीज और आपको बिहार के चुनाव में बाई इलेक्शन में इस बार देखने को मिला कि जहां एनडीए के नेता एक इमामगंज में चिराग नहीं गए थे, बाकी सब जगह वो जेडीयू, बीजेपी, लोजपा, रामविलास पासवान के चिराग जी, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा, ये सारे लोग आपको मंच से दिखे होंगे। उसमें कोई कहीं ये नहीं था। लेकिन तेजस्वी जी के साथ फिर केवल हेलीकॉप्टर पर मुकेश सहनी ही थे। तो जहां एनडीए गठबंधन में पूरी तरह से इंटैक्ट होकर के लोग चुनाव लड़े,
अपने अपने तरीके से अपने लोगों को उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की। होता क्या है, नेता मिल जाते हैं, जनता के बीच में कंफ्यूजन रहता है। इस कंफ्यूजन को एनडीए ने दूर करने की कोशिश की कि नहीं हम लोग एक हैं। और भाई अब तो इस बार तो नीतीश कुमार जी जिस सभा में जा रहे थे बस एक ही चीज को दोहरा रहे थे कि 2 बार हमने गलती कर दी वहां जाकर के, अब गलती नहीं करेंगे, अब हम यहीं रहेंगे तो बिहार का हम बेहतर विकास कर पाएंगे और निर्माण कर पाएंगे। तो एनडीए की एकजुटता वही आप कभी नहीं देखे होंगे कि तेजस्वी जी हैं, सीपीआईएमएल भी है, कांग्रेस भी। वो जो कांग्रेस की हालत झारखंड में है सांगठनिक तौर पर, अब वो इनके हेमंत सोरेन के कंधे पर सवार होकर के या जेएमएम के नाव पर सवार होकर के कांग्रेस कुछ बाजी मार ले वो अलग बात है, नहीं तो सांगठनिक ढांचा वहां तो जिस तरह से जर्जर है बिहार में भी वही स्थिति है। तो एक मंच से यहाँ नहीं कभी मिले कि नहीं वो आरजेडी भी लड़ रही है, माले भी वहां पर हैं। चलिए वहां पर ठीक है मैं चाहूंगा रवि रंजन जी से एक सवाल करूं। आप समझिए बेलागंज कितना इंपॉर्टेंट है कि लालू प्रसाद भी पहुंचते हैं, ओसामा भी पहुंचते हैं, और उसके बावजूद जैसा कि डॉक्टर संजय कह रहे थे मुस्लिम वोट इंटैक्ट नहीं रहता है और मोहम्मद अमजद के पक्ष में पड़ जाता है। और जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम 40 से ज़्यादा सीटें देंगे। तो इसका मतलब बहुत साफ हो जाएगा कि मुस्लिम उम्मीदवार जब मैदान में होंगे तो बड़ी सेंधमारी हो जाएगी 2025 के विधानसभा चुनाव में। और ये जो कहा जाता है कि मुस्लिम और यादव मिल करके वोट करेंगे, मुस्लिम एकजुट होकर के वोट करेगा, ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है 2025 के विधानसभा चुनाव में। बिल्कुल स्पष्ट इस चुनाव में दिख रहा है। बेलागंज में तो खास तौर पर यह साफ दिख रहा है कि मोहम्मद अमजद के पक्ष में मुस्लिम मतदाता खड़े हो गए हैं लंबी कतारों में, अभी तक वो लोग मतदान कर रहे हैं। और खास बात यह है कि यादव वोट माने जो MY समीकरण है उनका M भी दरक गया है और Y भी दरक गया है। आप देखिए बेलागंज में सुरेंद्र यादव, मनोरमा देवी को लोग यादव वहां पर मतदान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और सुरेंद्र यादव के खिलाफ वहां पर इतना आक्रोश है कि लालू प्रसाद यादव को यह कहना पड़ा कि अपनी जुबान बंद रखिए और कुछ दिन चुप रहिए। सुरेंद्र यादव को यह हिदायत दी गई है चुप रहने के लिए, और वो बिगड़ रहा था इसलिए लालू यादव ने सुरेंद्र यादव को यह बात कही। मनोरमा देवी के पक्ष में यादव मतदाता आधा आधी हो गए हैं। और उधर आप रामगढ़ में भी आप देखिए कि ये अंबिका बाबू के भतीजे के पक्ष में यादव मतदाता मतदान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उनका M और Y समीकरण, ओसामा की मौसी माने ये हिना साहब की बहन भी गई वहां पर और लालू प्रसाद यादव को वहां जाना पड़ा। ये बातें ये बता रही है कि प्रशांत किशोर जो लगातार ये प्रचार करते रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव अपनी जाति की राजनीति नहीं करते, वो अपनी परिवार की राजनीति करते हैं और वो नहीं चाहते कि कोई भी यादव का अच्छा लड़का राजनीति में ऊपर तक जाए। ये बात लोगों को, यादव मतदाताओं को बात समझ में आ गई है। वो गांव गांव घूमकर लोगों को ये समझाए हैं प्रशांत किशोर ने। आप तरारी में भी आप देखेंगे कि वहां भी उन्होंने मुस्लिम मतदाताओं को तोड़ने की कोशिश की है। चलिए, और तो मैं रंजन जी आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा, जो प्रशांत किशोर घूम घूम करके कह रहे हैं कि जेडीयू को कोई वोट नहीं देगा, अगर बेलागंज में जेडीयू जीत जाती है तो प्रशांत किशोर फिर गलत साबित होंगे जैसे लोकसभा में गलत साबित हुए। प्रियदर्शी रंजन जी। अच्छा, जी जी जी, हाँ नहीं बिल्कुल, प्रशांत किशोर की अपनी राजनीति है, वो सभी को गलत अभी कुछ भी बोल सकते हैं, उनको फील गुड है अभी। लेकिन जिस तरीके से प्रशांत किशोर के तमाम विरोधों के बावजूद तमाम लाख कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि इस उपचुनाव में तो सब कुछ दांव पर प्रशांत किशोर का है, अगर किसी का है, क्योंकि उन्होंने जितनी ताकत लगाई है उस हिसाब से सबसे बड़ा परिणाम अगर पक्ष में किसी का आना चाहिए तो वो प्रशांत किशोर के पक्ष में। और अगर प्रशांत किशोर के पक्ष में परिणाम नहीं है तो वो किसी पर भी दोषारोपण कर ले, उसका कोई मायने नहीं है। तो नीतीश कुमार को जरूर चुका हुआ साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार से पहले वो आगे तो निकले। ये चुनाव बताएगा, 4 चुनाव का छोटा सा ही चुनाव वे लड़े बड़े स्तर पर, तो ये यहाँ से पता चल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने एक बात बहुत साफ कर दी और तमाम पैनलिस्ट के बात से एक बात बहुत साफ तौर पर बाहर निकलती है, वो ये है कि क्या बिहार के उपचुनाव में आरजेडी लेड अलायंस अपने सीटों को बरकरार रख पाएगी? ठीक उसी तरीके से क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा लेड अलायंस अपनी सरकार बचा पाएगी झारखंड में? यह भी एक बड़ा सवाल है।
इसलिए इन दोनों गंभीर सवाल के साथ हम आपको यहां पर छोड़े जाते हैं, क्योंकि जो भी ताजा तरीन अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। बिहार की बात में श्याम किशोर चौबे जी आपका, प्रियदर्शी रंजन जी आपका, रवि रंजन जी और डॉक्टर संजय कुमार शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।